ड्रामा सीरियल आईक्यू दूसरी किस्त। दिया खाना खाकर लॉन में आ गई थी। नानू ने खाना कमरे में ही मंगवा लिया था क्योंकि उन्हें बुखार हो रहा था। अगर दिया को बारिश से डर लगता था तो उन्हें बारिश से एलर्जी थी। नजला बुखार उन्हें ऐसी तेज बारिशों में ही होता था, इसलिए उसकी मामी उन्हें खाना खिलाकर और दवाई पिलाकर सुला चुकी थी। वो मामी के साथ ही गार्डन में आई थी। उसकी मामी गार्डन की सफाई मुलाजिमों से करवाती थी और वो गार्डन के सामने वाले हिस्से में बैठी चाय पी रही थी। वो हिस्सा ऊपर से ढका हुआ था क्योंकि उसके ऊपर ही दिया के कमरे का टेरेस बना हुआ था। मुलाजमों को देती हिदायत उसे बखूबी सुनाई दे रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में गुम थी। अगर ये सोचा जाए कि सोच का मरकज मामू का बेटा था तो गलत नहीं होगा। उसके मामू यहां कभी नहीं आए, वो कभी उनसे नहीं मिली, यहां उनका कभी जिक्र भी नहीं हुआ, और अब उनका बेटा आ रहा था। आखिर किस गर्ज से? मामू का बेटा भी मामू की तरह ही होगा जरूर। जरा देखो तो तूफानी बारिश हुई है या कोई तूफान आ गया है जो पूरा गार्डन ही खराब हुआ पड़ा है। उसकी थकी हारी मामी उसके पास ही चेयर पर आकर बैठ गई और टेबल से चाय उठाने लगी। इतने से जवाब पर उन्होंने दिया को देखा, जिसकी आंखें तो गार्डन में थीं, मगर दिमाग कहीं और ही लग रहा था। दिया, तुमसे बात कर रही हूं मैं। उन्होंने उसके कंधे को हिलाया तो वो होश में आई। जी सुन रही हूं। तूफानी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं भी तो चली ना, और बारिश बहुत तेज हुई तभी गार्डन का ये हाल हो गया। हाँ यही है। उन्होंने चाय का घूंट पिया। मगर मामी, मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आ रही। आपने मुझे कहा कि मेरे दूसरे मामू अफ्रीका में पढ़ने गए और पढ़कर वहीं शादी करके वहीं मुकीम हो गए। यहां पर उनका आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ। मामी आहिस्ता आहिस्ता चाय की घूंट ले रही थी। पता नहीं, होगा ऐसे ही। जरूर नाराज होकर चले गए होंगे वो यहां से, तभी वहीं जाकर शादी कर ली और कभी यहां का रुख भी नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से एक ख्याल का इजहार किया। अगर ऐसा है तो यहां इनका कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ? अपनी फैमिली की कॉन्सेप्शन थ्योरी उसकी समझ से बाहर थी। भाई पता नहीं, मुझे तुम्हारे मामू ने आज तक इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं, और तुम्हें पता है मैं इन बातों और मामलों से जरा दूर ही रहती हूं। जी, मगर आपको उनके बेटे के बारे में तो पता होगा ना कि वो यहां क्यों आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद। दिया ने चाय का कप टेबल पर रखा। तुम्हारे मामू बता रहे थे कि वो सियासत में आना चाहता है, इसलिए यहां कुछ वक्त के लिए आ रहा है। अच्छा, सियासत? एक तो हमारी फैमिली के लोगों को सियासत में जाने का बड़ा शौक है। खुद को फेमस करवाने का बस यही शॉर्टकट मिला है इन सबको। फेमस करवाने का नहीं, खुद को पावरफुल बनाने का। जितने ज्यादा लोग सियासत में होते हैं वो पार्टी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। हाँ ये भी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर अब उसे दूसरे मामू के बेटे का इंतजार था, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि वो उसकी फैमिली के मर्दों जैसा है या उनसे भी गया गुजरा। मामी आराम आराम से चाय पी रही थी और मुलाजमों को हिदायत भी दे रही थी। मामू खुद को पावरफुल बनाना चाह रहे थे, उसका अंदाजा उसे हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वो बेड पर लेटी किताब पढ़ने में मगन थी, मगर तभी उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। उसने नजर हटाकर खिड़की की जानिब देखा तो मामी वहां मुलाजिम से दरवाजा खुलवा रही थी। उसने किताब का सफा पलटा। किताब काफी इंटरेस्टिंग थी और मुताला करना उसे वैसे ही बहुत पसंद था। ऐसे ही भूले भटके में उसकी नजर वहां पड़ी तो गाड़ी से निकलते हुए एक लड़के की जानिब रुकी। उसे पहले तो कभी उसने नहीं देखा। वो किताब बंद करके खिड़की की जानिब आ गई। नानू की तबीयत शाम तक खराब थी, मगर अब शायद इस लड़के को देखकर ठीक हो गई होगी, क्योंकि वो उस लड़के से बड़े भरपूर अंदाज में मिल रही थी। वो तब्रेज को भी देख रही थी जो मामू के साथ उससे मिल रहा था, वो भी बड़े खुश अखलाक तरीके से। हैरत की बात यह है, इस नामालूम शख्स को देखा नहीं और ये लोग इतने गर्म जोशी से उससे मिल रहे हैं, पता नहीं कौन। इसकी बड़बड़ाहट थम गई क्योंकि उसे शाम मामी से की गई बात याद आई थी। कहीं वो अफ्रीका वाले मामू का बेटा तो नहीं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। उसके दिमाग में क्लिक किया और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे चली आई। ऐसे ही अगर वो मिल लेती तो ऑकवर्ड लगता, इसलिए वो सिर्फ नीचे पानी पीने के लिए आई, क्योंकि पानी घर के अंदर आने वाले को बिल्कुल सामने दिखता। और उसकी तवक्का के मुताबिक ऐसा ही हुआ। उसने अभी पानी के कुछ घोंट लिए ही थे, वो सब अंदर आ गए। अरे दिया, इससे मिलो, ये तुम्हारे अफ्रीका वाले मामू का बेटा। और समत, यह है दिया, तुम्हारी इकलौती फुप्पो की बेटी। उसकी मामी ने उन दोनों को एक दूसरे से मुतारफ करवाया।
जबकि उसके बरक्स दिया हैरानी से उसका हुलिया देख रही थी। हाय दिया, समत ने अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। हाय, दिया ने उससे हाथ मिलाया। इस वक्त दिया को वो इंसान कम जानवर ज्यादा लग रहा था। उसका हुलिया ही कुछ ऐसा था कि कोई भी अच्छा भला इंसान देखता तो हैरान ही रह जाता। दिया ने उसे बैक साइड से देखा था, वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। अगर देख लेती तो मिलने नहीं आती। चलो हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। बल्कि छोड़ो समझ, तुम थके हुए होगे ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूं, कुछ देर आराम कर लो। मुस्कुराती हुई मामी ने उसे पेशकश की और वो उनकी पेशकश सुनकर उनके साथ आगे चल पड़ा। जबकि समद को देखने के बाद दिया के हलक से पानी नहीं उतर रहा था। वैसे हाल मेरा भी यही हुआ था जो तुम्हारा हुआ है उसे देखकर। तबरेज ने उससे गिलास लिया और मुंह लगा लिया। ऐसी चीजों को देखकर मेरे ख्याल से सबका यही हाल होता होगा। दिया ने झुरझुरी ली। सबका नहीं होता, वेस्टर्न दुनिया में ऐसा हुलिया आम है, वहां पर ऐसा हुलिया स्टाइल्स में शुमार होता है। वो कूलर से पानी भरने लगा। और यहां पर ऐसे हुलिये वालों को मलंग या चरसी समझा जाता है। वो तबरेज के साथ बाहर लॉन में आ गई थी। समझा तो जाता है लड़की। वैसे ये अगर खुद को तराशे वराशे तो हैंडसम तो है ही है। वो दोनों गीली घास पर बैठे, वहां बैठने से सुरूर जो मिलता है। हैंडसम? हाँ तबरेज भाई, ऐसी मखलूकात हैंडसम नहीं हो सकती। हो भी सकती हैं, और मुझे पता है ना लड़कों की तराश खराश के बारे में। जरा सा ऐसे लोग खुद का हुलिया ठीक करें तो अच्छे हो जाते हैं। उसके लहजे में खुलूस था जो दिया की समझ से बाहर था। अच्छा होगा आपको। वैसे ये साहब भी मुझे आप लोगों की कश्ती के मुसाफिर सुनने में आए हैं। हाँ, ये भी सियासत ज्वाइन करना चाहते हैं, उसने इजहार किया। हमारी फैमिली के सारे लोग पावर चाहते हैं और जानते हैं कि पावर सियासत के अलावा कहां से मिलेगी, दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि तबरेज ने उसे देखा। बीबी तुम गलत हो, जो तुम्हें लग रहा हो ऐसा ना हो। उसका मतलब यह है कि मामू अपनी पार्टी को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। इस बात पर तबरेज मुस्कुराया। अब ऐसा भी नहीं है, ऐसा हो भी जाए तब भी कौन सा तुम मुझे क्रैक करोगे। तुम मुझे वहां पहुंचना ही नहीं दोगे जहां तुम पहुंच रहे हो। उसका लहजा वाज़ेह था। तबरेज ने उलझन भरे अंदाज में उसे देखा। जब एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग सियासत में आ जाते हैं तो आपकी पार्टी पावरफुल हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पार्टी पावरफुल तब होती है जब आपकी फैमिली के लोग आपकी पार्टी में आए, अपनी अलग पार्टियां ना बना लें। वो उसे ब्रीफ कर रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं हुई, शायद तुम्हें हुई है। वो अलग पार्टियां बनाकर आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पार्टीज आपकी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, आपकी पार्टी उतनी ही मजबूत हो जाती है। गलत। इत्तेहाद की बिना पर ही काम होता है मैडम, और एक टीम बनकर जो कामयाबी होती है वो यूं अलग अलग होकर नहीं। एक आदमी अपनी अलग पार्टी बना रहा है तो वो उससे सपोर्ट करेगा, ना कि मुखालिफ पार्टी को। तुम अभी भी नहीं जानती सियासत को, अभी तुम बच्ची हो। वो उसे टरखा रहा था और वो जानती थी वो हमेशा से ही ऐसा करता है। गलत आप कह रहे हैं। इत्तेहाद का रोल सियासत में कहीं भी नहीं होता। अगर एक पार्टी में इत्तेहाद हो और दूसरी पार्टी के पास माइंड हो तो जीत माइंड वाले की होगी। हमारे मामू की पार्टी के पास माइंड है और वो इसे यूं इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर फैमिली का बंदा अपनी एक अलग पार्टी बनाएगा, जिसके बाद अगर वो पार्टी मजबूत भी हो गई तो वो मामू की पार्टी को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसे टोकन मामू के सिग्नेचर से मिलेगा, आज भी और कल भी। क्योंकि मामू जिस सीट पर हैं उसके इख्तियारात सिर्फ उन्हीं के पास हैं और अगले 5 साल तक किसी को भी टोकन उनके सिग्नेचर से ही मिलेगा। और इसीलिए उन्हें मामू को सपोर्ट करना होगा और मामू भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक प्लांट लगा रहे हैं। इसका ख्याल रखेंगे तो वो आगे जाकर उन्हें फल सब्जी देगा और हर पार्टी ऐसी शानदार सीट पर अपनी ही फैमिली के बंदे को बिठाना चाहेगी। वो ये कहकर रुकी नहीं बल्कि उठकर अंदर चली गई, क्योंकि वो जानती थी बहस पर बहस बढ़कर बात पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। जबकि तबरेज ने सिगरेट निकालकर जलाई। वो लॉन से निकलकर घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई उसकी टक्कर किसी से हुई। वो गिरी तो नहीं मगर संभल गई। सामने मौजूद शख्स जिससे उसकी टक्कर हुई थी वो नीचे गिर चुका था। अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या कह रहा था। मोहतरम, अंदर आंखें खोलकर चलते हैं, दिया ने मामू के बेटे समद को कहा, क्योंकि जिससे उसकी टक्कर हुई थी वो समद ही था।
उसकी इस बात पर गुस्से से उसने दिया को देखा। आंखें खोलकर तो मैं चल रहा था, मगर आपकी आंखें दरअसल बटन हैं, पहाड़ हैं आप। अपनी कोहनी को सहलाते हुए उसने दिया को ब्लेम किया, जबकि दिया ने अपने दांत पीसे। मिस्टर समद, अगर आंखें खोलकर मैं नहीं चल रही थी तो आप कौन सा तेज नजर का चश्मा पहने हुए थे? तमीज से मैं चल रही थी तभी नहीं गिरी। कैंगरू की तरह आप चल रहे थे तभी आप गिरे। अपने गिरने का ब्लेम मुझ पर मत डालें। अच्छा, गिरा मैं और गलती भी मेरी। आप अपोलोजाइज करें, मगर नहीं, आप तो उल्टा मुझे बातें सुना रही हैं। उसको शर्म दिलाते हुए समद ने कहा, जबकि दिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि जो गिरता है वो मासूम होता है, फिर दूसरे को माफी मांगनी पड़ती है। अगर ऐसा अफ्रीका में होता है तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान है। यहां हरगिज ऐसा नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो मैं कभी ऐसा करूंगी भी नहीं। दिया और सॉरी बहुत अलग अलग चीजें हैं। इस बात को बावर दिया ने समद को करवाया था। किसी से माफी मांगने से वो इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसका मुकाम और इज्जत बढ़ जाती है। वो उठते हुए बोला, जबकि दिया ने उससे देखा। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आप माफी मांग लें, आपका मुकाम और इज्जत दोनों बढ़ जाएंगी। व्हाट द हेल, कहां आकर फंस गया हूं मैं? समद उकता गया था उसे बहस करते करते। व्हाट द हेल, कहां फंस गया हूं मैं? दिया ने उसकी तरह कहा। अगर ये हेल है ना तो आप यहां के दरोगा हैं। इसके हुलिये पर चोट करते दिया ने कहा। दरोगा, ये क्या होता है? गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, और साथ में अजूबा भी। गूगल बाबा आपको पूरी इन्फो दे देगा। अपने बालों को साइड से उड़ाती हुई वो मुंह बनाती उसके पास से गुजर गई, जबकि समद तो दरोगा और अजूबे के अंदर ही कहीं फंसा था। दिया ने अपने कमरे की खिड़की के पर्दे खोले। सूरज अभी निकल ही रहा था। उसने खिड़की को भी हल्का सा खोला तो वहां से हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। सुबह का मंजर और साथ में हल्की और ठंडी हवाएं अंदर ताजगी का एक खुशनुमा एहसास पैदा कर रही थी। दिया ने अपने इर्द गिर्द अच्छे से चादर लपेटी और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। वहीं गुजरते हुए उसे टेरेस नजर आया, जहां पर उसका दुपट्टा पड़ा था। किसी ने उसे उठाने की जरूरत ही नहीं समझी थी, मगर खैर उसकी चीजें कोई उठाता भी नहीं था। मगर सब तो नीचे रहते हैं। यह ख्याल आते ही वो मुस्कुरा उठी। सब तो नीचे के पोर्शन में रहते हैं और वो अकेली ऊपर के पोर्शन में। दिया दुपट्टे की जाने बढ़ी। उसने दुपट्टा उठाकर उसे कुर्सी पर रख दिया। तभी उसकी नजर सामने खुले आसमान पर पड़ी। आज फिर बारिश होने के आसार थे, तूफानी बारिश होने के। दिया की आंखों में खौफ लहरा। इससे पहले कि उसे अटैक होता वो नीचे चल पड़ी। नीचे नानू और नाना सोफे पर समद के साथ बातें करने में मसरूफ थे, जबकि उसके बरक्स तबरेज और मामू नाश्ता कर रहे थे। हमेशा की तरह उसकी मामी किचन में मुलाजिमों के साथ काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दिया ने सब पर सलामती भेजी और समद के साथ ही सोफे पर बैठ गई। समद ने मुस्कुराकर उससे देखा। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो तुम्हें, रिजल्ट काफी अच्छा आया है तुम्हारा। नाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे वो फीकी मुस्कुराहट कहती थी। हमेशा की तरह वो उसे बुरे ग्रेड्स आने पर बातें सुनाते थे और अच्छे आने पर सिंपल सी मुबारकबाद देते थे। शुक्रिया नाना। आगे आपका किस फील्ड में जाने का इरादा है? समद ने उसकी जानिब घूम कर पूछा, जबकि उस सवाल पर वो मुश्किल में पड़ गई। इस बारे में तो उसने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। मैंने इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया। अगर तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया तो तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो। नाश्ता खाते तबरेज ने उस पर तंज किया। वो किसी मौके को हाथ से जाने देता? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता था। क्यों दिया, पॉलिटिकल साइंस क्यों ले? और भी दो ऑप्शंस हैं, और ये कहां पॉलिटिकल साइंस पढ़ पाएगी? कहां पॉलिटिकल साइंस और कहां दिया साहिबा? नानू ने भी तंज में शिरकतदारी की। उन्होंने तबरेज की दादी होने का पूरा हक अदा कर दिया, मगर दिया की नानू होने का हक वो तो वो कब से खा रही थी। क्यों दादी, दिया पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ सकती? शी इज इंटेलिजेंट। समद इस घर में वो दूसरा शख्स जो उसकी हिमायत कर रहा था, जिसे वो कल अजूबा और दारोगा जैसे अल्फाज से नवाज रही थी। इंटेलिजेंट के साथ साथ इंसान का मैच्योर होना भी बहुत जरूरी है, और ये पॉलिटिकल साइंस पढ़कर क्या करेगी? 2-3 सालों में इसकी शादी हो जाएगी और फिर ये अपने घर पर तवज्जो देने लगेगी। सियासत तो कहीं मिट सी जाएगी। दिया उनके प्लान्स सुनकर हैरान रह गई। इसके फ्यूचर प्लान्स कितने आसान थे ना नानू के लिए।
वही तो मैंने गलत कह दिया। इसे आप घर दादी सिखाएं, क्योंकि 2-3 सालों बाद इसे अपने घर को संभालना होगा। पढ़कर ये क्या करेगी? तबरेज हंसता हुआ बोला। उसकी जिंदगी मजाक थी। पढ़कर मैं कम से कम वो नहीं करूंगी जो आपने किया तबरेज भाई। और किसने कहा कि मेरी 2-3 साल में आप शादी कर देंगी? अभी तो आप कह रही थी कि मैं मैच्योर नहीं हूं, तो फिर मैं क्या 2-3 साल बाद मैच्योर हो जाऊंगी? इस बात की क्या गारंटी है आपके पास नानू? दिया ने बोलते हुए तबरेज और नानू के एक्सप्रेशन देखे। उनके चेहरे पर मजाक का उनसर घुलकर गुस्से के उनसर नुमाया हो गए थे, जबकि नाना और मामू खामोश थे। वो ऐसी बातों में कुछ नहीं कहते थे, बल्कि वो तो ऐसी सिचुएशंस को एंजॉय करते थे। सियासतदान जो ठहरे। बस अब तुम बदतमीजी कर रही हो दिया। तुमसे जितना तमीज से बात की जाए तुम उतनी ही बदतमीजी करती हो। जाओ जाकर किचन में नाश्ता करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अटैक्स फिर से शुरू हो जाएं। नानू ने उसकी बीमारी पर चोट की थी। एक यही तो उसकी कमजोरी थी जिस पर वो सब आसानी से चोट कर लेते थे। वो बेख्तियार ही उठकर किचन में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मामी ने उसे देखा और वो उन लोगों की आपस की झड़प सुन चुकी थी। जो दुख अपने देते हैं वैसा दुख गैर कभी नहीं दे सकते। आपने उन्हें बताया नहीं मेरे अटैक्स के बारे में? दिया कुर्सी खींचकर वहां बैठ गई। मामी का सालन में चमचा चलाता हाथ रुक गया। मुझे तुम्हारी फिक्र थी दिया। वो बेबस सी हो गई। अगर आपको मेरी फिक्र थी तो आप सिर्फ खुद तक इस फिक्र को रखती ना मामी। उनको बताने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो आप उन्हें ये बातें क्यों बताती हैं? उसकी समझ से सब कुछ बाहर था। वो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा लेते थे। एक जंग का सा माहौल था, जैसे इस घर में हर एक को नीचा दिखाने की टो में लगा रहता था। मगर साइकेट्रिस्ट का खर्चा और तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की सारी चीजें वही करेंगे ना दिया। उनको बताना जरूरी था। साइकेट्रिस्ट का खर्चा मैं आराम से निकाल लूंगी मामी, और साइकेट्रिस्ट के पास मैं खुद भी चली जाऊंगी। मामी ने उसको नाश्ता दिया। तुम कैसे निकाल लोगी दिया? मैंने क्राफ्टिंग का काम शुरू किया है। मैं ऑनलाइन स्केच बुक्स डेकोरेट करके सेल करती हूँ। साथ में उनकी पिक्चर्स को वुड फ्रेम करना, ये सब करके मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। गुजारा हो जाता है मेरा। तो निवाला मुंह में रखा। जिंदगी ने उसे इतना कुछ सिखा दिया था, इस बात का उसे अंदाजा कभी नहीं हुआ था। वाह दिया, जबरदस्त। मगर तुमने कभी इसके बारे में मुझे बताया नहीं। वो उसके साथ ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो दोनों हमेशा एक साथ नाश्ता करती थी। आपने कभी मुझसे पूछा भी तो नहीं, तभी कह रही हूं कि इन्हें आइंदा से मत बताइएगा। मैं खुद चली जाऊंगी साइकेट्रिस्ट के पास। वो मैच्योर हो गई थी। मामी को समझ में आ गया था। ठीक। मामी ने नाश्ता शुरू किया। जिंदगी इंसान को कितना कुछ समझा देती है, इस बारे में कभी इंसान को भी पता नहीं चलता। समद अपनी दादी के साथ लॉन में बैठा चाय पी रहा था। दादी स्वेटर बुन रही थी और वो एक गैर मरई नुक्ते पर गौर कर रहा था। उसकी समझ से बाहर था कि दिया को कौन से अटैक्स पड़ते हैं, ये अटैक्स किस तरह के होते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह कि वो इसके अटैक्स को लेकर इस पर तंज कर रहे थे। जाकर इसका इलाज करवाएं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। मगर नहीं, वो लोग तंज कर रहे थे। उसकी कमजोरी को पकड़कर उसे नीचा दिखा रहे थे। एक बात तो समद की समझ में आ गई थी। उसका दिल वाकई सियासत ही करता था। तुम भी सोच रहे होगे कि तुम्हारी दादी किसके लिए स्वेटर बुन रही हैं। जी सोच तो रहा था मैं, जबकि यहां तो कोई बच्चा भी नहीं है जिसके लिए आप स्वेटर बुने। समद ने चाय का कप सामने टेबल पर रखा। वो उसकी बात पर मुस्कुराई थी। अरे नहीं, वो हिना है ना, उसकी बेटी के लिए बुन रही हूं। समद, हिना? समद हिना नाम पर उलझा था। हिना कौन दादू? अरे हिना तुम्हारी फुप्पो। फुप्पो यानी दिया की अम्मी। उनकी बेटी हुई है क्या? समद ने चाय का कप दोबारा से उठा लिया। नहीं, वो लोग अगले हफ्ते मरी जा रहे हैं ना अपनी फैमिली के साथ, तो इस हफ्ते वो यहां चक्कर लगाएंगे। उसकी बेटी 11 साल की है, उसके लिए गिफ्ट के लिए तौर पर बना रही हूं। इन्होंने उसे तफसील से आगाह किया। इस हफ्ते आ रही थी उसकी फुप्पो, यानी वो भी अपनी फुप्पो से पहली बार मिलेगा। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, दादू ने उसकी तरफ देखा जो चाय पी रहा था। तुम अपना हुलिया उनके आने से पहले सेट कर लेना। जी आज ही जाकर कर लूंगा मैं। दादू आपसे एक बात पूछूं? उसे तशवीश हो रही थी। उसके बाप का खानदान बहुत ही अजीब था।
हाँ पूछो। दिया को किस टाइप के अटैक्स पड़ते हैं? और इस सवाल पर उसने दादू के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे। हल्की सी नागवारियत थी शायद। उसे हैरत हुई थी। उसे पानी से डर लगता है। वो उनकी बात पर चौंका। हैं? एक्वाफोबिया उसे? क्या उसे एक्वाफोबिया है? नानी ने स्वेटर बुनना शुरू किया। क्या वो बचपन में डूबी थी या पानी का कोई इंसिडेंट हुआ था? पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। और उसे समझ में आ गया था कि उसे पानी से डर क्यों लगता है। बेजा रोक टोक, ग्रेड्स के बारे में सख्ती, माँ बाप की सेपरेशन और ऊपर से तंज के ये तीर। उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो होना ही था, मगर फिर भी कुछ था जो छुपा सा था। उन्हें इसके बारे में कुछ खास मालूम नहीं था, मगर कोई तो पानी के हवाले से इंसिडेंट हुआ था जो उसे टैक्स देता था। कुछ तो था जिस पर इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी, या फिर जानकर तवज्जो नहीं दी। दिया खिड़की के सामने बैठी स्केचबुक तैयार कर रही थी। उसे आज सुबह ही 2 स्केचबुक का ऑर्डर मिला था और वो 2 दिन से उन्हें तैयार करने में लगी थी। तभी उसकी नजर सामने गार्डन में पड़ी तो जैसे ठहर सी गई। उनके फैमिली फ्रेंड साहिर अंकल आए हुए थे। उसे हैरानी हो रही थी और अब डर भी लगने लगा था। उसे डर उनसे नहीं बल्कि उनसे जुड़ी उस बात से लग रहा था जो वो कर चुकी थी। बुक पर टेपिंग चढ़ाता हाथ वहीं साकित हो चुका था। उसकी नजर साहिर अंकल के बराबर में बैठे तब्रेज पर पड़ गई, जिसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। क्या वो सब जान गया था? यह ख्याल आते ही उसने गहरी सांस ली। सुबह उसने उसके तंज का कोई जवाब नहीं दिया था, तो उसका मतलब वो जरूर कुछ बुरा करने वाला था। क्या इसकी लाइफ में सुकून नहीं है? क्या वो हमेशा घुट घुट कर ही लाइफ गुजारेगी? बाजी, वो बड़ी बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही हैं। कह रही हैं कि साहिर अंकल से आकर मिल लें। मुलाजमा की आवाज पर उसने मुलाजमा की तरफ देखा। हाँ, मैं सर हिलाया और टेप को लपेट दिया। उसे किसी भी हाल में जाना ही था। अब उनका सामना तो उसे करना ही था। दिया गार्डन में आई तो सबकी नजरों का मरकज बन गई, खास तौर पर तब्रेज की। उसे अपना आप यहां बहुत ही अजीब लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मुस्कुराते हुए उसने साहिर अंकल को जवाब दिया, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे उन्हें देखकर पुरानी फिल्मों के टिपिकल विलेंस की याद आ गई। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, तुम्हारी परसेंटेज से सब खुश तो हो गए थे ना? तब्रेज उसे ऐसे ही देख रहा था। न जाने क्यों उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसकी छठी हिस्स किसी खतरे की इंडिकेशन दे रही थी, और इसकी छठी हिस्स कभी भी कुछ गलत नहीं कहती थी। जी, नानू को तो मेरी परसेंटेज देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था, है ना नानू? उसने नानू की तरफ देखा जो नाना के साथ बैठी हुई थी। उनका चेहरा जैसे संजीदा था। हाँ, मुझे इसकी परसेंटेज देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मुझे तो अभी भी लगता है कि इसने चीटिंग ही की होगी। वही बात जो वो दोहरा चुकी थी, और अब तो दिया के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ चुकी थी। चीटिंग तो खैर उसने नहीं की। मुस्कुराते हुए साहिर अंकल ने उसे देखा। दिया को लगा जैसे खतरा सिर्फ 2 कदमों के फासले पर है। चीटिंग से भी बड़ी हरकत की है इसने। तब्रेज की यह बात सुनकर वो सुन हो गई। खतरा 2 कदमों के फासले पर नहीं, बल्कि खतरा तो उसके सामने बैठा बोल रहा था। क्या किया है इसने? नाना ने उसे गुस्से से देखते पूछा। इसे अपनी सांस गले में अटकती हुई महसूस हुई। खुले गार्डन में भी उसे सांस की कमी हो रही थी। इसने वो किया है दादा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था इसने ग्रूम किया है, परसेंटेज अच्छी ली है, बट ऐसा नहीं था दादा। तब्रेज की बातें उसके अंदर खौफ पैदा कर रही थी। उसे अपनों ने ऐसा बना दिया था तो वो क्या करती, मगर ये बात वो नहीं समझ सकते थे। इसने साहिर अंकल को पैसे देकर सोर्स लगवाई है। इसकी असल परसेंटेज 69 थी, मगर अपने पेपर्स निकलवा कर इनको खुद सेट करके इसकी परसेंटेज 81% आई है। क्यों साहिर अंकल, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल, मैंने इसको मना भी किया था, मगर यह बज़िद थी। इतनी मिन्नतें की कि मुझे चारों नाचार ये काम करना ही पड़ा। इतनी आसानी से वो झूठ बोल गए, इतनी आसानी से। दिया को लगा कि जमीन उस पर तंग कर दी गई हो और आसमान उस पर टूट रहा हो। उसे लगा जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हो। दिया, तुम इस हद तक गिर गई? नानू की हैरत भरी आवाज उसके कानों को सुनाई दी। इतना बड़ा गुनाह कर लिया तुमने दिया?
शेम ऑन यू। नाना जो जब भी बोलते थे जहरीला बोलते थे। क्या गुनाह किया मैंने? जो गुनाह आप लोग 20 साल से करते आ रहे हैं उसका छटाक भर जितना गुनाह मैंने कर लिया, तो क्या मैं गुनाहगार हो गई? जन्नत मुझ पर हराम हो गई और मेरा कैरेक्टर 2 लम्हों में गिर गया? उसकी चीखती आवाज ने वहां बैठे सब लोगों के कान फाड़ दिए। लोग जालिम होते हैं, बहुत जालिम होते हैं, मगर हमारे अपने इससे कहीं ज्यादा होते हैं। इसे आज अच्छे से समझ आ गया था। अब तुम गेम को मत घुमाओ दिया, इस सब में तो तुमने मास्टर किया हुआ है। तबरेज की तंज भरी आवाज उसके कानों में गई। और आप साहिर अंकल, कितने पैसे खिलाए इस तबरेज ने आपको, जो आपने तोपों का रुख मेरी जानिब कर दिया? यह आइडिया भी आपका था। आपको इस आइडिया पर अमल करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिया था अंकल। इसने कितने दिए? 2 लाख? 5 लाख? बोलें। साहिर अंकल इस बात पर हैरानी से उसे देख रहे थे। उनकी नजर में तो वो चुपचाप सी कमजोर सी लड़की थी, मगर वो तो काफी अक्लमंद थी। तुम इसकी बात छोड़ो दिया, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने परसेंटेज बढ़वाई है या नहीं? नाना उसके सामने आ खड़े हुए, चट्टान या सहारा बनकर नहीं, बल्कि मुकाबलत पर। मगर मैंने? अगर मगर नहीं, हां कि ना? उनकी तेज शिख्ती आवाज ने उसके कान फाड़ दिए। एक पल को उसका दिल डर सा गया, मगर वो सिर्फ एक पल था। हां। और फिर दिया ने उनका हाथ उठते हुए देखा, उसको मारने के लिए, मगर वो हाथ हवा में ही लहर गया। शायद उन्हें कोई एहसास हुआ हो। जाओ, चली जाओ दिया, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। वो हैरानी से उन्हें देख रही थी। मैंने हर्ट किया? आप मुझे थप्पड़ मारने वाले थे ना नाना? उसकी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। हां दिया, तुमने मेरा मान तोड़ दिया। उनकी ये बातें उसे दुखी नहीं कर रही थी, बल्कि गुस्सा दिला रही थी। आप मुझे थप्पड़ मारने वाले थे इस बात पर कि मैंने परसेंटेज बढ़वाई? इस बात पर? यह थप्पड़ मेरे लिए ही क्यों उठा नाना? यह मान सिर्फ मेरे ही कुछ करने पर क्यों टूटा नाना? यह मान तब क्यों नहीं टूटा जब तबरेज भाई एक लड़की को अब्यूज करके आए थे? यह मान तब क्यों नहीं टूटा जब वो लड़की आप सब लोगों के सामने रो रही थी? तब आप लोग बेहिस बन गए। आप लोगों को अपनी रिपोर्टेशन की परवाह होने लगी। आप लोगों को अपनी सियासत की परवाह होने लगी। तब आप लोग इतने बेहिस और इतने गिरे हुए कैसे हो गए? फट पड़ी थी वो लावा जिसे उसने मुश्किलों से बंद किया था, वो किस मौके पर आकर फटा। तबरेज ने उसका रेप नहीं किया था जो मैं तबरेज को कुछ कहता। नाना की इस बात पर वो हंस दी। तो आप ये थप्पड़ तब मारते जब ये रेप कर लेता? उनकी सोच पर उससे हैरत हुई थी। बस, नाना की तेज आवाज ने फिर उसके कान के पर्दे फाड़ दिए। अब मैं बस नहीं होऊंगी नाना। ये बस भी उसी वक्त निकलनी चाहिए थी जब तबरेज भाई ने यह सब किया था। मगर फिर आप लोगों ने क्या किया नाना? आप लोगों ने मजलूम का साथ देने के बजाय जालिम का साथ दिया। उसे मार दिया नाना आपने। आंसू उसकी आंखों से टपक कर घास पर जज्ब हो गए। कितने सालों पुरानी हकीकत खोल रही थी वो। और यहां ही बस नहीं हुए आपने उसे मारकर अखबारों में छपवाया कि वो लड़की अपना जुर्म सामने आने पर खुदकुशी करके मर गई। जुल्म उसके साथ हुआ और जुर्म भी उसका। क्या खिलाड़ी हैं आप लोग, वाह। उसने तालियां बजाई। वहां सन्नाटा था। वो साहिर अंकल के सामने यह हकीकत खोल रही थी, जो इस सब में शामिल थे। तबरेज हैरानी से उसे देख रहा था। कितना पुराना गुनाह वो याद करवा रही थी इन सबको बिना किसी खौफ के। मगर नाना, आप ये क्यों भूल गए कि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है? अरे मैं भूल गई नाना, आपको तो रिपोर्टेशन खराब नहीं करनी थी। आपने तो इलेक्शन लड़ने थे। आपने तो खुद को ग्रो करना था, है ना नाना? वो सब जो दुनिया वालों से छुपाते आए थे, दिया ने उनके सामने खोलकर रख दिया था। उनके गुनाह वो उन्हें गिनवा रही थी। दरवाजे से आता समद वहीं रुक गया था। बात तुम्हारी हो रही है और तुम घुमाने की कोशिश कर रही हो। तबरेज की कमजोर सी बात ने उसे एहसास दिला दिया था कि इंसान अपने गुनाह अपने सामने आने पर किस तरह कमजोर पड़ जाता है। मैं घुमाने की कोशिश नहीं कर रही तबरेज सलमान साहब। मैं तुम्हें इस नहज तक लेकर आ रही हूं जो तुम माजी में कहीं दबा आए थे। मैं इस पर्दे को तुम्हारे सामने से हटा रही हूं जो तुमने सबसे छुप कर गिराया था। दफा हो जाओ यहां से दिया। कुन जहन और बेअकल हो तुम। अब बदतमीज और बदलिहाज भी हो चुकी हो। नानू, वो जिनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता तो वो उसे वहां से भगा देती थी।
जब आपके पास कहने को कुछ नहीं होता तो आप मुझे यहां से दफा हो जाने का कह देती हैं। वो ये कहकर रुकी नहीं। वो रुक जाती तो क्या हो जाता? उसे बोलना पड़ता, मगर वहां सुनता नहीं, और अगर सुन भी लेता तो उसे सुनाता भी। वो गार्डन से टेरेस में आ गई। उसे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है, मगर उसे यह नहीं पता था बहुत कुछ बुरा होने वाला है। उसने टेरेस की रेलिंग पर हाथ रख दिए और आंखें बंद कर दी। वो अब हवाओं को महसूस कर रही थी, उन हवाओं को जो कभी उस पर कुछ उड़ाकर ले जाती हैं और कभी सब कुछ देकर। इस बार यह हवा बहरूपियों के चेहरे उड़ा कर ले गई थी और हकीकत का एक तल्ख हिस्सा दे गई थी। दोनों सूरतें ही इसके लिए तकलीफ दे थी, मगर हर तकलीफ दे चीज तकलीफ दे नहीं होती। ये जैसे लोग अंदर से होते हैं वैसे बाहर से क्यों नहीं होते? अगर लोग जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से होने लगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अब सभी नुमाया होने लगे तो कोई धुंधला ही नहीं रहेगा, इंसाफ होने लगेगा, सब ठीक होने लगेगा। और जब सब ठीक होने लगेगा तो फिर बुरा होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो पीछे मुड़ी। पीछे समर अपनी तराश खराश करके खड़ा था, एक डिफरेंट पर्सन। वाओ, तुम तो अच्छी बातें भी कर लेते हो, मगर सब ठीक हो जाए ना, कुछ बुरा ना हो। सब ठीक हो गया तो तुम बोर हो जाओगी, मुस्कुराते हुए वो उसे बता रहा था। वैसे हैंडसम लग रहा हूं ना? दिया ने उसकी जानिब देखा, जिसके गले में लटकी मालाएं उतर चुकी थीं। फटी हुई जीन्स शायद अब सिल गई थी, लंबे बाल अब कट चुके थे और अजीब दाढ़ी भी एक अच्छी बियर्ड में तब्दील हो गई थी। बस गुजारे लायक हो अभी भी। तौबा है। और फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। खामोशी, वैसी ही खामोशी जो एक तल्ख हकीकत कहने से पहले होती है। दादू कह रही थी कि तुम्हारी मम्मा इस हफ्ते आएंगी। समद ने उसे देखा, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी मन पसंदीदा लोगों के आने पर होती है और दुख नापसंदीदा लोगों के आने पर। मगर जिससे आपका कोई रिश्ता ही नहीं होता, उसके आने पर ना आपको खुशी होती है और ना ही दुख। उसके आने पर आपको कुछ भी नहीं होता। काफी गहरी बातें करती हो तुम। गहरे लोग गहरी बातें ही करते हैं। वो सामने पेड़ की जानिब देख रही थी। वो पेड़ हवाओं के जेरे असर उड़ रहा था। कितनी गहरी हो तुम? मैं इतनी गहरी हूं कि अगर कोई मेरी गहराई में उतरने की जुस्तजू करेगा तो खुद गहरा हो जाएगा। वो मुस्कुराकर उसे बता रही थी। समद ने उसकी मुस्कुराहट को महसूस किया। उसे वो मुस्कुराहट खोखली लगी। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, चाहे कुछ भी करें वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत बेगर्ज और बेलौस होती है। वो उसे वो बता रहा था जो उसने महसूस किया था। जो दिया ने महसूस किया था वो तो सिर्फ दिया ही बता सकती थी। बाकी लोग सिर्फ तसल्लियां ही दे सकते थे। हर घर में एक ही कहानी नहीं दोहराई जाती समत। हर घर की कहानी बहुत मुख्तलिफ होती है। हर घर में वो नहीं होता जो किसी और घर में हो। मेरी कहानी उन सब हर घर से बहुत मुख्तलिफ है। मुझे उन सब घरों की कहानियों में शामिल मत करो। मगर माँ बाप बेलौस मोहब्बत करते हैं यार। दिया ने उसकी जानिब देखा। वो बहुत जब्त कर रही थी। वो जब्त कर रही थी कि उसके आंसू ना निकलें। उसका जब्त कामयाब हो गया था। करते होंगे, मेरे माँ बाप नहीं करते। मगर देखो, तुम्हारी मामा कल आ रही हैं, तुमसे जरूर मिलेंगी वो। मेरी माँ हर साल आती है समद, मगर मुझसे मिलने के लिए नहीं, अपनी बेटी को सबसे मिलाने के लिए। अपनी बेटी तुम्हारी बहन, राइट? अपनी बेटी यानी उनकी बेटी, मेरी कोई बहन नहीं है। उसे लग रहा था उसका जब्त टूट रहा हो। और तुम्हारे बाबा? वो उसे कुरेद रहा था। लोगों को जख्म कुरेदने में इतना सुकून क्यों मिलता है? आखिरी बार अपने बाबा को मैंने 6 साल की उम्र में देखा था। अब वो कैसे दिखते हैं मुझे ये भी नहीं पता। समद लाजवाब हो गया। वो क्या बोल सकता था? वो तो उस लड़की को देखे जा रहा था जो सामने ही देख रही थी। मुझे काम है समझ, अब मैं चलती हूं। वो उसके जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चली गई, क्योंकि उसका जब्त टूट गया था। जब्त टूटने की भी तकलीफ हो रही थी उसे। समझ ने उसके पेड़ की जानिब देखा, जिस पेड़ को कब से दिया देख रही थी। न जाने क्या ढूंढ रही थी वो इस पेड़ में, अपना आप या फिर अपना खोया हुआ आप।